बटेंगे तो कटेंगे। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी के सीएम योगी की लाइन हिंदू एकता की बात और अब संघ का सीधा साथ। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक योगी की लाइन ही अब चुनाव संग्राम का हथियार बनती नजर आ रही है। पहले मोहन भागवत और अब दत्तात्रेय होस बोले। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त योगी का दिया ये बयान अब महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक शहर की दीवारों पर चस्पा है। मुंबई और महाराष्ट्र में योगी के बयान के पोस्टर चिपके। ऐसे में बयान फिर से चर्चाओं में आ गया। सीएम योगी के इस बयान को संघ का ही नहीं, पीएम मोदी का भी समर्थन मिल चुका है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। बीजेपी के इसी हथियार से अब विपक्ष में भी दहशत है। हिंदू एकता की बात पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक अब विपक्ष को अपना वोट बंटने का डर सता रहा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। ये सांप्रदायिकता है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी दलित सब एक साथ रहो, बंटो मत, एक साथ रहो। और ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हिंदू क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक तरफ योगी का बयान बीजेपी के लिए चुनाव जीतने की रणनीति का मूल मंत्र माना जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष की बांटो और सत्ता पाओ फॉर्मूले की राजनीति के साथ मुस्लिम वोटों पर हक जताने की होड़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष जहां मुद्दों की तलाश में है तो योगी के इस मूल मंत्र की काट उसे मिल नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आगे की रणनीति क्या है ये आप समझ गए रिपोर्ट देखिए। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, नीलू रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हैं और सैयद जव्वाद भाई हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, स्पष्ट हो गया है आरएसएस का रुख बटेंगे तो कटेंगे पर साफ है, पूरी रणनीति बटेंगे तो कटेंगे एजेंडे पर अब आगे रहेगी। अब आप लोग कैसे काट निकालेंगे इसकी?
देखिए हिमांशु जी, जो नारा आप आज बता रहे हैं, ये इसकी बहुत बड़ी इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। भारतीय जनता पार्टी इसकी मार्केटिंग यूनिट है और योगी जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी जैसे लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये प्रोडक्ट जो है समाज में भ्रम और नफरत फैलाने वाला प्रोडक्ट आरएसएस के लैब में बनता है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छद्म राष्ट्रवाद और धर्मांधता की आड़ में पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटना, उन पे शासन करना, देश के संपत्तियों को लूटना, देश पे शासन करना। लेकिन पीडीए समाज समझ चुका है हिमांशु जी कि अगर बढ़ता तो लेटरल एंट्री के क्या जो बिल था वो वापस नहीं होता। पीडीए समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं बटा, इसलिए उसका लेटरल एंट्री का जो आरक्षण लूट का जो मोदी सरकार का मंसूबा था वो फेल हो गया। पीडीए समाज 2022 में बटा उत्तर प्रदेश में, पीडीए समाज 2017 में बटा उत्तर प्रदेश में, तभी 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कांड हुआ जिसमें पिछड़े दलितों का 19,000 आरक्षण लूटा गया। तो आज पीडीए समाज जो नारा आरएसएस के लैब में आज तैयार हो रहा है, पीडीए समाज इसको 2024 में ही समझ गया था कि वो बंटना उसको नहीं है। जब वो नहीं बटेगा तो उसका आरक्षण बचेगा। तो वो बटा अगर धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, तो उसका आरक्षण जाना पक्का है, उसकी नौकरियां कटना पक्का है। इसलिए पीडीए समाज यूनाइट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ 43 सीटों पर उसको विजय श्री दिलवाया। और पीडीए समाज इसी से सीख लेते हुए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने का भी मंसूबा बना लिया है। महाराष्ट्र में भी देखिए पीडीए समाज महाराष्ट्र में भी जागरूक है। हाँ, बोलिए। महाराष्ट्र में, झारखंड में जहां भी इस तरह के नफरती नारे लगाए जाएंगे हिमांशु जी, वहां जो देश में अमन चैन में भाईचारे, तो महाराष्ट्र में तो एमवीए को आप ही बांट रहे हैं ना, वो यूनाइट रहेगा। महाराष्ट्र में तो एमवीए को आप ही बांट रहे हैं, वहां पर तो खुद बट रहे हैं, खुद कट रहे हैं, ये भी तो देखिए ना। नहीं, वो देखिए, अभी आप यूपी का भूल गए, संजय निषाद जी, उनका भोजन भरी थाली उनका चुनाव निशान था। भाजपा वाले उनका भोजन खा गए, खाली थाली उनके हाथे पकड़ा दिए। अब उनको साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, साथ में एकजुटता के साथ में आए हैं। लेकिन वहां पर तो महाराष्ट्र में आप लड़ रहे हैं, बोलते 2 दिन में बता देंगे, 5 नहीं तो 25। तो ऐसे तो नुकसान आप अपने ही लोगों को करवाएंगे ना। उत्तर प्रदेश में अपनी दादागिरी आपने चला ली, कांग्रेस को दूर कर दिया, और वहां पर आप क्या कर रहे हैं? वहां पर तो आपने कांग्रेस ने वहां पर आपको झटक दिया। ठीक है, अब इस पर मैं और डिटेल में आऊंगा, लेकिन गिरीश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शुरुआती कमेंट में। हाँ, तो बताइए गिरीश साहब, प्लीज बोलिए। बड़ी अच्छी बात कही सपा के प्रवक्ता ने। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें सबकी बात करेंगे लेकिन टिकट सिर्फ परिवार को देंगे। अच्छा, सबको लेंगे लेकिन देंगे सिर्फ परिवार को। और दलितों की बात कर रहे थे, मजेदार, देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने थाने में एफआईआर करवाया। बाई वर्टिंग बता रहा हूं, जो उन्होंने लिखवाया था सबको फायर, वही बता रहा हूं कि सपा के गुंडों ने क्या कहा, सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राण घातक हमले किए, मेरी प्रतिष्ठा लेने का प्रयास किया। उसके बाद सपा के सांसदों ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड शेड्यूल ट्राइब की नौकरी में आरक्षण के बिल को फाड़ा था, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड फाड़ा था। इसके बाद देश के इतिहास में पहली बार मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में टर्न डाउन किए गए थे। प्रमोट किए गए लोग जितने दलित थे वो उनको अपने पद से नीचे किया गया था। और ये भी दलितों की चिंता की बात करते हैं। बताइए, इन्हीं पर आदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में? खादी का उजला लिबास पहनकर समाजवाद की कैसी परिभाषा दे रहे? अच्छा, नहीं गिरीश साहब सुनिए ना, आपने जो एग्जाम्पल उदाहरण दिए वो पास्ट के थे, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ये लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए वोट बैंक इनके पास है और इन पर भरोसा कर रहा है, आगे भी करेगा। हिमांशु दीक्षित जी, हिमांशु जी, देखिए दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, या गांधी जी हुए, या ज्योतिबा फुले हुए, उन्होंने जो बातें कही उसका सार तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सर्व समाज को जोड़ने की कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। अब इनके मुंह से दलित, सब दलितों को खराब लगता है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दलितों को कैसा लगता है जिन्होंने दलित मुख्यमंत्री के साथ क्या किया, दलितों के आरक्षण के साथ क्या किया, दलितों को पद से टर्न डाउन किया, उसके बाद भी दलित बोलते हैं। दूसरी बात, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो इनका तो वोट बैंक ही वही है। इनका तो काम ही है कि जाति में तोड़ना और जमात में जोड़ना। अगर इनके साथ इनके नेता खड़ा होकर के बोलते हैं कि खबरदार, हम 2 हैं, अगर 8 हो गए, 10 हो गए तो किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है, और अखिलेश यादव बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहे हैं। बताइए। अच्छा, आपने कहा इनका वोट बैंक की अल्पसंख्यक है, यानी आप ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक आप लोगों के साथ में नहीं है?
नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि इस देश का, इस मुल्क की चिंता करने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है और हम मुल्क के ऊपर किसी को रखने को तैयार नहीं है। ठीक है वरुण पुरोहित जी। हिमांशु जी, लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट और दे दीजिए। कुछ राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीतिक चेतना के कारण स्वार्थों में पड़ करके मुल्क के ऊपर मुसलमान को रख के, उनको मुगालते में रख करके, उनके वोट बैंक को लेकर के मुल्क को तहस नहस भले कर दें, इसको खत्म कर दे, लेकिन उन्हें अपने परिवार को चूंकि बचाना है, चूंकि समाज से क्या लेना देना, मतलब मसला तो सिर्फ परिवार को बचाने का है। अच्छा। एक आप गिनती कर लीजिए, परिवार से बचेगा तो बाहर भी किसी को कुछ मिलेगा। ये कहानी असली है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। अच्छा, इसीलिए आपने पीडीए को इस तरह से आपने बताया। ठीक है। अच्छा वरुण पुरोहित जी, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी, सर्वे तक सब यही बता रहे थे, बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जो कहा, जो फॉर्मूला दिया, उससे उनको कामयाबी मिली। अब वही आगे भी रहेगा और आरएसएस ने भी इस पर मोहर लगा दी है। अब बताइए कि इसके लिए आप क्या करेंगे? हिमांशु जी, आपने अलग अलग प्रश्न है इसमें। आप जो शुरू में आपने इंट्रो में बताया था कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुवांशिक संगठन है वो चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि जेपी नड्डा जी चुनाव में कहने लगे संघ की कोई जरूरत नहीं है, संघ भी इनसे दूर हो गया। तो कई एनालिस्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, कई एनालिस्ट कहने लगे हरियाणा में संघ ने मेहनत की इसलिए भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो संघ से तो बटोगे कटोगे, तो जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठनों को कहा है कि आप मोदी शाह में बटोगे, संघ को अलग करोगे, जो जेपी नड्डा जी बयान देंगे ऐसे करोगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, और संघ की शरण में रहोगे तो आप चुनाव जीत पाओगे। एक मतलब तो इसका ही निकलता है। दूसरा मतलब ये निकलता है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी निकलता है कि भाई आप बटोगे तो आपकी सीटें नहीं आएगी, आप सत्ता से दूर कटते जाओगे। जो चुनाव ने हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा में अगर मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आप जानते हैं, लिखित वितरण में गड़बड़ी नहीं होती कांग्रेस पार्टी तो चुनाव जीती पड़ी थी, क्योंकि 10-11% वोट बैंक पड़ा है कांग्रेस का। वो वोट तो कांग्रेस को पब्लिक दे ही रही थी। अगर टिकट सही दे देते तो ये जो आप बातें कर रहे हो कि योगी का नारा, उसका कोई काम नहीं करता, योगी का नारा चल रहा होता, उत्तर प्रदेश में पिछड़ते क्यों? जो आपने इंट्रो में कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, इसलिए ये सारा मैकेनिज्म डेवलप किया गया। विपक्ष को इसमें नहीं उलझना है, ये एक जाल बुनते हैं, विपक्ष अगर उसके जाल में आ गया। अच्छा, तो वरुण जी महाराष्ट्र में क्या उलझ गए हैं? क्योंकि समाजवादी बोल रही है ना 5 नहीं तो 25 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, कल पूरा हो रहा है। भी कहा था कि इनके नेता ने एक मर्यादा, जो राजनीतिक मर्यादा है उसकी सीमा को लांघ लिया है, वो नहीं लांघना चाहिए। अखिलेश जिसको उस पर एक्शन करना चाहिए था। अगर आप अलायंस को मजबूत रखना चाहते हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, दूसरे अलायंस के पार्टी। आज ही बयान आया अखिलेश यादव जी का, आज ही बयान आया, नाराज है, बोलते हैं कि हम तो लड़ेंगे, हमें कोई सेक्रीफाइस वगैरह कुछ नहीं होता है, खुलकर बोला उन्होंने। नहीं, अगर उन्होंने बोला, मैंने पढ़ा नहीं है, तो उनको लड़ना चाहिए। चुनाव में लोकतंत्र है, सबका राइट है, सबको लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा ना क्योंकि आप गठबंधन धर्म की बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने किया सेक्रीफाइस। बात तो सुन लो, आप ये जो अलायंस बना था, आपको भी ध्यान होगा कि अलायंस बना था राष्ट्रीय चुनावों के लिए, नेशनल चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, स्टेट्स के लिए नहीं बना था। स्टेट्स में तो एक दूसरे की सहमति के अनुसार चुनाव लड़ना है तो लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश जी को लग रहा है कि उनके 50-25 कार्यकर्ताओं चुनाव लड़ने, तो लड़ना चाहिए, उसमें क्या बुरी बात है। आम आदमी पार्टी नहीं, तो बात तो यही है ना कि बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा, आरएसएस ने उस पर ठप्पा लगाया, लेकिन आप ही लोग बट रहे हैं, आप ही लोग कट रहे हैं। मेकओवर है बीजेपी का, 4 जून के बाद का मेकओवर है। ना तो कोई देश कट रहा है, ना कोई कौन काट रहा है। नीलू रंजन जी, आरएसएस अब बीजेपी, एजेंडा क्लियर हो गया, आगे किस मुद्दे पर बढ़ना है ये भी स्पष्ट हो गया। अब ये बताइए इसका विश्लेषण करके कि आगे आपको क्या नजर आ रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। जहां तक आरएसएस का सवाल है, ये हिंदू एकजुटता की बात और हिंदू समाज को एकजुट करने की बात जो है वो 100 साल पहले से कह रहे हैं, और जो दत्तात्रेय होसबोले ने स्पष्ट भी किया कि हमारा ये पुराना चीज है कि हिंदू समाज को हम कैसे एकजुट करें। बात रही कटेंगे तो बटेंगे, राजनीतिक नारा है, निश्चित रूप से है, और राजनीतिक नारा हर तरफ से दिया जाता है अपने वोट बैंक को समेटने के लिए कि उसका वोट बैंक कैसे बढ़े। मतलब असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाले लोग क्यों बता रहे थे? क्योंकि उनको था कि भाई मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले जाके मुसलमानों को कह रहे थे कि न कांग्रेस को वोट देना और न कम्युनिस्ट को वोट देना, सिर्फ हमें वोट देना, क्योंकि अगर तुमने हमें सबको वोट दिया, बट गया, तो बीजेपी वाले जीत जाएंगे। तो ये राजनीतिक नारा है। और अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, उसके खिलाफ लोग जाते भी हैं। भाई अब मायावती के साथ अगर मुस्लिम था तो क्यों पे लोग कह रहे हैं भाई सपा वाले और कांग्रेस के उनके साथ मत जाओ, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं, अब वो वोट काटती हैं सिर्फ।
तो सवाल यह है कि अर्थमेटिक जो है सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव में, राजनीति में, और उस अर्थमेटिक को मजबूत करने के लिए अलग अलग समीकरणों की बात होती है। MY समीकरण की बात होती है, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण की बात होती है। तो हर राज्य में अलग अलग जातीय और धार्मिक समीकरण बनाने की कोशिश करती है पार्टियां। निश्चित रूप से भाजपा की जो कोशिश है लोकसभा चुनाव के बाद कि वो जो हिंदू वोट जो आपस में बट रहा जातियों के बीच में, वो न बटे, और विपक्ष की कोशिश है कि वो जातियों में बटे। तो दोनों की पॉलिटिक्स है, इसको हमें समझना पड़ेगा। आम जनता सब कुछ जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है, कौन किस लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये इसी के रूप में देखना चाहिए। जहां तक संघ की बात है तो संघ बहुत स्पष्ट है कि हिंदू एकजुट हो। कौन हिंदू है इस पे मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं कि इस देश में रहने वाले जितने लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, सब हिंदू, हम सबका DNA एक है। और पूरा देश जब हम एकजुट होंगे तभी हम पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ पाएंगे, दुनिया का हम सामना कर पाएंगे। तो जो कटेंगे बटेंगे बहुत लेवल पे है, और संघ की जो कोशिश है कि पूरे देश को, सभी समाज को। अच्छा ठीक है सैयद जवाद भाई, एक बात कही जैसे नीलू रंजन जी ने कि एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि वोट बैंक ना बटे, एकजुट रहे, दूसरी तरफ तो बट ही रहा है, वो सब देख ही रहे हैं। जो RSS और बीजेपी की अब कोशिश है एकजुटता लाने की, या फिर वोट इंटैक्ट रहे, वोट कहीं से किसी भी तरह से कटे नहीं, तो दूसरी तरफ आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में तो अलग ही अलग वोट बैंक कटता हुआ नजर आ रहा है, आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो कौन सफल हो पाएगा अपनी कोशिशों में? जी देखिए, अभी आपने कहा था कि इन नारों की काट कहां से आ पाएगी, तो इन नारों की काट साफ है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी जुड़ी हुई है, इंडिया अलायंस जुड़ा हुआ है, और इंडिया तो जुड़ा हुआ है पहले से भी, तो हम जो है ये मानते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी जिन वोट बैंक की बात करी जा रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है कि जो मुद्दे राहुल गांधी साहब ने उठाए, इंडिया अलायंस ने उठाए, चाहे अखिलेश यादव ने उठाए, वो दलितों तक, पिछड़ों तक और खास तौर पे मुसलमानों तक वो मुद्दे कनेक्ट कर रहे हैं और पहुंचे हैं। इस चीज को संघ परिवार और बीजेपी समझ गई है, और खास तौर पे जितना बड़ा डेंट उनको उत्तर प्रदेश में लगा है, उसके बाद उनको आप देखिए 4 जून के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लगा है, वो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर खेल खराब होता है तो फिर झारखंड, और झारखंड के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है बिहार। हिमांशु भाई, लंबी प्लानिंग को समझना होगा। और जिन वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को ऐसा लोग विश्लेषक और तमाम लोग मान रहे हैं कि 2027 का सेमीफाइनल। अच्छा। और पीडीए का जो नारा है, जैसे अभी पीडीए के नारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कटाक्ष करा, ठीक है, जिसमें पिछड़ों को भी नजरअंदाज करा गया, दलितों को भी नजरअंदाज करा गया, अल्पसंख्यकों को तो नजरअंदाज ये करते ही करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। वो तो समाजवादी पार्टी पर था कटाक्ष, पर्सनल थोड़ी ना था किसी पर, समाजवादी पार्टी पर था। मैं एक बात सुनिए, जिन वोट बैंक की ये कर रहे हैं, अब ये फार्मूला चुराते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। आज तक देखिए इनका इतिहास RSS का देखिए, चुराई हुई चीजों पर, चुराए हुए नारों पर, चुराए हुए चीजों पर वो अपनी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ, बटना नहीं है, हम लोग को बढ़ना है, और बढ़ करके देश को उन्नति की तरफ ले जाना है। चाहे आप बात कर लिए दलित हो गया, चाहे मुसलमान हो गया, चाहे सिख हो गया, चाहे क्रिश्चियन हो गया, चाहे पिछड़े समाज का हो गया, चाहे दलित समाज का हो गया, सारे समाज को एक रहेंगे तो मिलकर के नेक रहेंगे। अच्छा। और नफरती ताकतों को बाहर करेंगे, ये सत्ता में नहीं आने देंगे। ठीक है संजय राणा जी, ये बताइए, क्या देखिए महाराष्ट्र कहा जाता है कि RSS का गढ़ है, और हिंदू वोटों के बंटवारे ने संघ को चिंता में डाला है, ये इसमें कुछ दो राय नहीं है, और ये किसी से छुपा भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है लोकसभा चुनावों में ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए कम सीटें मिली, उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं मिली हैं, वही उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। तो क्या इसीलिए अब इस रणनीति पर आगे बढ़ा जा रहा है? हिमांशु भाई, गुड आफ्टरनून। पहले पर देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही नारा दिया, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इन्होंने गलत बोला है। अगर बटोगे तो कटोगे, देख लीजिए अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, आज क्या स्थिति 32% से 2% पे आ गया है। तब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि जहां तक चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे समाज को रिजर्वेशन की बात हो रही थी, पीडीए की बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी, तो भैया ये रिजर्वेशन की जब चर्चा करते हो, जामिया और AMM क्यों रिजर्वेशन नहीं दिलाते, उसके लिए उनके मुंह पे कैसे फेविकॉल लग जाता है, हमें समझ नहीं आता क्यों मुंह बंद हो जाता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि भाई हिंदू वोटों का
बंटवारा हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव में। देखिए जो पार्टी जुड़ी हुई है, जो पार्टी का गठबंधन बना, वो महत्वाकांक्षी पार्टियां हैं, ये अपने सियासत के लिए जुड़ी हुई, इनको किसी भी जनता के कोई लगाव नहीं है। ये बताइए कि हमारे सैयद भाई और समाजवादी प्रवक्ता की पार्टी के लोग बोल रहे थे कि भैया डेवलपमेंट की बात करना। अरे भैया आपके जमाने में कितना डेवलपमेंट हुआ, उठा के देख लीजिए। 98 में 1 एम्स हुआ करता था, आज 29 एम्स है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट पे चर्चा ना करिए। अगर इतनी ही भाईचारा की बात होती, इतनी ही एकता की बात होती है, हिंदी बात होती, तो हमारे कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए ना गए होते, मालदा का दंगा ना हुआ होता। नहीं तो राणा जी, अगर इतना डेवलपमेंट हुआ, लोगों का भरोसा रहा, तो फिर ये वोट बैंक झटका क्यों? नहीं देखिए हिमांशु भाई, ये वोट झटका नहीं है। अपने लोगों को जगाना, अपने लोगों को बताना, अपने लोगों को समझाना, ये कर्तव्य होता है नेता का। और कर्तव्य का निर्वाह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये बताइए कि क्या ओवैसी साहब नहीं बोलते मुसलमान एक हो जाओ? उसी तरह अगर आरएसएस बोल रही है कि हिंदू एक हो जाए, तो उसमें क्या कष्ट हो रहा है? और किसी को हिंदुओं से ही तकलीफ है, हिंदुओं को ही जाति में क्यों बांटा जाता है? ये बताइए। सैयद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो भाई अपर कास्ट से आते हैं। ये बरेलवी है कि पहलवी है, कौन बताएगा इनके बारे में? इनके में जाति नहीं है, इनके में तो फिरका है। ये अपने फिरके के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? समस्या क्या है? हिंदुओं को बांटो और अपना 20% वोट को आगे बढ़ाओ, उसमें इजाफा करो। हाँ, मैं धनंजय जी आ रहा हूँ। धनंजय जी प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा। 1 मिनट। हाँ चाहिए जवाब भाई। ये जब गठबंधन टीडीपी से करे हुए बैठे हुए हैं, जो 2 लोटों की सरकार है, और नीतीश बाबू से करे बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए 4% आरक्षण वो अपनी यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ गठबंधन में, उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इन 2 लोटों में से कोई भी लोटा लूटा, देखिए ऐसा है कि सरकार हो जाएगी। पीडीपी से समझौता इसलिए किया गया था, जब किसी घर की सफाई करनी होती है तो घर में जाना पड़ता है, घर के बाहर सफाई नहीं हो सकती है। जवाब लीजिए ना 1 मिनट आराम से। क्या हाल हो गया? अब आते हैं आपके 4%। एक बार में बोलिए, एक बोलिए। हाँ राणा जी बोलिए। अरे कांग्रेस ने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण कैसे छीना, तेलंगाना में 2004 से कैसे छीन रहे हैं, आप ये बताइए। तमिलनाडु में कैसे छीना जाता है, हिंदुओं पर अटैक किया जाता है। तो कहीं कि आपके चेहरे को दर्शाता है कि आपका चरित्र चेहरा कैसा है। हिमांशु भाई 10 सेकंड और नहीं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। धनंजय गिरी जी मुद्दे की बात पर आ जाते हैं एक बार फिर से। चलिए 10 सेकंड लीजिए बस। हाँ 10 सेकंड। सर ये बताइए, राहुल गांधी साहब 2021 के पहले जाति जनगणना की बात कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके 2021 के बाद से ही सोरस और हिलरी लुइस का जो गठबंधन है, ये कह सकते हैं फाउंडेशन है। वक्त के हिसाब से रणनीति बदलती है, ये सभी लोग समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए धनंजय गिरी साहब, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी तक जब बीजेपी बोलती थी और कहती थी कि विकास के मुद्दे पर हम वोट लेने आए हैं, विकास के मुद्दे पर हम बात करते हैं और देश को लेकर हम बात करते हैं, मतलब देश के विकास कैसा हो, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे ही एजेंडा बनाना पड़ा? काश इनकी बुद्धि का विकास हो सकता। गिरी साहब से बात है मेरी। हाँ जी धनंजय जी प्लीज। देखिए ऐसा है ना कि कुछ राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीतिक चेतना के कारण, आप बताइए एक फैक्ट है ना, सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति हमारी, सत्य से विमुक्त हुआ नहीं जा सकता। आखिर देश का बंटवारा किस आधार पर किया गया था? और हम तो बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहे। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये तो सबसे शुरू से नारा है, बचपन में सिखाया जाता है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भाई साहब आपकी बुढ़ापा, आपकी तमाम मक्कारियां मैंने सुनी है। एक मिनट भाई, सबको वक्त दीजिए ना। ये हिमांशु भाई इनको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बंगाल के थे, उन्होंने कहा कि बंद करो सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्तार, बंद करो। अच्छा ठीक है। हाँ धनंजय जी प्लीज कंटिन्यू धनंजय जी। हाँ देखिए कितनी मक्कारी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जातियों में बंटो, और दूसरी तरफ जमातियों में जोड़ करके आप इजराइल तक जोड़ रहे, हमास से जोड़ रहे, फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं। जिस देश के संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हो, अगर कह रहे हैं कि एक रहिए, तो इसमें कौन सी गलत बात करें? और दूसरे तरफ जो नेशनल एंथम बजता है कि सरतन से जुदा, वो सेकुलर नारा है, उसके आप सहमति देते हैं? इस देश में इतनी मुनाफत और मक्कारियत नहीं चलेगी। इस देश की आम जनमानस आज जान गया है
कि मक्कार कौन है और कौन मक्कारी कर रहा है, और मुल्क के साथ जो मक्कारी कर रहे हैं, जो रहते खाते इस अच्छा, देश में आपने और कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात की आपने। एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड वाली बात की। एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट हिमांशु जी, हिमांशु जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हिमांशु जी देखिए कितनी बिलबिलाहट है कि सुनने को नहीं तैयार। नहीं, हम आपका अधिकार है, आप सुनाइए। उनका अधिकार था, उन्होंने भी सुनाया था, सैयद जव्वाद जी ने भी सुनाया था। ठीक है, एक मिनट सैयद भाई रुकिए प्लीज, रुकिए सैयद भाई प्लीज रुकिए। हाँ, बोलिए गिरी साहब, हाँ बोलिए। हिमांशु जी, चाहे वो सैयद जव्वाद हो, चाहे देश को बर्बाद करने वाले लोग हों, मैंने सबकी बात ध्यान से सुना है, सबकी असहमतियों को सम्मान दिया है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। आप मक्कारी की बात देखिए। आप कह रहे हैं आरक्षण दलितों का, भाई फेनोपैलेस में ठीक कहा कि एमयू में दे दो, जामिया में दे दो। जम्मू कश्मीर में 75 साल तक नहीं मिला दलितों को, वाल्मीकि को, गुजर को, बकलवार को क्यों नहीं मिला? वहां मक्कारी कहां गई थी तुम्हारी? वहां क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ आरक्षण दे दिया जाए? क्यों? जब जहां जहां हिंदू घटा है, तब तहां तहां देश बटा है। ये ऐतिहासिक फैक्ट है। और आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वरुण पुरोहित जी, फुली एग्रेशन के साथ समझ लीजिए, बीजेपी आरएसएस सोच के चले कि अब नहीं, यही चीज है और आगे इसी पर बढ़ना है। तो अब महाविकास अघाड़ी को कुछ और सोचना होगा, अब इंडी गठबंधन को कुछ और सोचना होगा। हिमांशु जी एक मिनट, मैंने सुना। देखिए वरुण जी भी है, मैंने आपको सैयद जव्वाद भाई बहुत टाइम दिया, थोड़ा रुकिए, बहुत टाइम दिया जव्वाद भाई, थोड़ा सा रुकिए। हाँ वरुण पुरोहित जी, इसलिए देश बटना कटने की बात हो रही है कि जब डिबेट में बटना कटना करते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो कोई। देखिए आपने जो प्रश्न किया, मैंने आपको कहा कर रहे थे, उनको बताइए। सोचना चाहिए और कांग्रेस को सबसे पहले सोचना है कि हमको किससे अलायंस करना है, किससे नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है। कांग्रेस की आदि, आज की भारतीय जनता पार्टी भी आदि कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण सही होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ तक संघ की बात है, मैंने कहा मेक ओवर करा संघ ने, आपने बहुत अच्छा एक्सपोज किया। 4 जून के बाद इनके ये इतने घबरा गए कि इनको मेक ओवर करना पड़ रहा है, संघ के आगे झुकना पड़ रहा है। ये तो नड्डा जी तो बड़े घमंड में आ चुके थे कि हमको संघ की जरूरत ही नहीं है। तो वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, मैं बीच में नहीं टूटना चाहता, लेकिन एक सवाल क्योंकि आपकी बातों से निकला है, आपने कहा कि राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि किसके साथ। राहुल गांधी को क्यों नहीं, आपने कहा कि डिसाइड करना चाहिए कि किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। मैं बस ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो विचार आपके हैं ये कांग्रेस अध्यक्ष के क्यों नहीं हो सकते? जब अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं, तो कांग्रेस का आलाकमान क्यों नहीं ले पाता ये फैसला? देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले भी कहा सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की क्या स्थिति थी? राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा करी, कांग्रेस को उससे जीवन दान मिला, फिर खड़गे जी अध्यक्ष बने, उससे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है कांग्रेस में। कई बार इतनी पुरानी पार्टी अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ी सी शॉर्ट में प्लीज। थोड़ी सी क्यों, बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अच्छा, अब अशोक यादव जी एक बात बताइएगा, आपने सांप्रदायिक वाली बात कही, आपने कहा कि ये इस तरह की बातें करते हैं। योगी आदित्यनाथ को कहा बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कि ये सांप्रदायिकता है, लेकिन जब अबू आजमी बोलते हैं, अबू आजमी खुलकर 5 मुसलमानों को टिकट देते हैं, अबू आजमी कहते हैं कि 2-4 और 8 हमारे विधायक और करवा दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमानों के साथ जाति कर सके। वो क्या था? देखिए वो सांप्रदायिकता नहीं है? हिमांशु जी, जिस तरह की नफरत की मंडी तैयार की जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस तरह की जो चीजें तैयार की जा रही है, इसी का रिएक्शन हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो तो आप लोग रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप उनके कहे पर चल रहे हैं। मैं उस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिस तरह की नफरत की खेती भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी का रिएक्शन बहराइच में देखने को मिला। एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यादव जी, आप समझ नहीं रही, सामने वाले के खेत ज्यादा हरे हरे दिखते हैं, अपने नहीं दिखते हैं। देखिए हिमांशु जी, मुझे बस 1 मिनट समय चाहिए। आप देखिए बहराइच में जिस तरह से भाजपा बेनकाब हुई है, और ये साबित हुआ है उनके विधायक के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में हिंसा करवाया। आज अब आप फिर गलत जगह, मैंने आपसे क्या पूछा, आप वो नहीं कह रहे। अबू आजमी आपको नहीं दिखते, आपको अपनी पार्टी की दिक्कतें नहीं दिखती, आप दूसरे की पार्टी की दिक्कतें दिखती है ना। अरे हिमांशु जी, रंजन साहब क्या ये परिपाटी बदलेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है बदलेगी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के अभी जो थे समर्थक, वो बता रहे थे कि भाई ये बीजेपी ऐसा कर रही है, संघ जो है डर गई है, सब कुछ कर रही है। भूल रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी,
और उनसे बेहतर पॉलिटिशियन इस देश में नहीं था मोदी के पहले। नहीं सर, 30 सेकंड है, 20 सेकंड में मेरे को ये बताइएगा रंजन साहब, 20 सेकंड में ये बताइएगा कि ये बटेंगे तो कटेंगे वाला आगे क्या असर दिखाएगा, बस 20 सेकंड में प्लीज। नहीं देखिए, अगर नारा सब लोगों तक पहुंचता है, पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर नीचे तक पहुंचा पाती है, तो जो हरियाणा में रिजल्ट हुआ वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है, वो झारखंड में भी हो सकता है और आगे भी दोहराया जा सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ कहा जाता है और विपक्ष वहां पर अभी भी एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है और ये सबसे बड़ी खामी भी सामने आ रही है।